गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाना है लेक्चर के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कल के लेक्चर में, कि सेल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आज उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड मॉर्निंग वेदांत, चेतन, संस्कृति, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी जल्दी सब लोगों ने लाइव आ जाना है लेक्चर के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षल। गुड मॉर्निंग ऋतुजा, गुड मॉर्निंग अंजलि। चलो सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो लेक्चर को। वेरी गुड मॉर्निंग कांचन। यस, चलो फटाफट सब लोग लाइव ज्वाइंट हो जाओ लेक्चर के लिए। अभी भी मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं जो ज्वाइंट हो गए हैं। प्रणीत, सनिल, गुड मॉर्निंग। दिव्या, वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या। चलो फटाफट फटाफट जल्दी से लाइव आ जाओ। और जो लोग आ चुके हैं उनके लिए जैसे मैंने बोला था, वेरी गुड मॉर्निंग भूमि, मैंने बोला था आपको कि आज का जो आपका लेक्चर है वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सम एमसीक्यूज। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो नोट्स मैंने आपको फॉरवर्ड किए एक बार उनको आपको पढ़ना है, एक बार रीड करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है चैप्टर को। ओके, सो दैट आज के जो एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं वो आप सॉल्व कर सको प्रॉपरली। ओके, तो ये जो एमसीक्यू सॉल्विंग का पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, और जो टॉपिक है आपका वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ओके, तो जैसे जैसे यहां पे क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई या आपके आंसर्स डालने हैं। ओके, हर क्वेश्चन को आंसर करना है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये आपके सामने है, इन 1665 रॉबर्ट हुक डिटेक्टेड द सेल्स इन। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी इसको आंसर करना है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को कहां पे डिटेक्ट किया था। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है लीफ, ऑप्शन बी में दिख रहा है कॉर्क, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है लीवर। ओके, चलो वेरी गुड। ऋतुजा का आंसर आ चुका है, वेदांत, हर्षल, सागर, संस्कृति, कांचन, भूमि, उसके बाद है चेतन, अंजलि एंड प्रणित। इन लोगों ने आंसर कर दिया है, बाकी के लोगों ने भी आंसर करना है, जितने भी लोग हैं लाइव। ओके, एवरीवन हैज टू आंसर। देखो ये जो पार्ट है ये एंट्रांस का पार्ट हम बोल सकते हैं। तो एंट्रांस में जो क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे आप आंसर करोगे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बिल्कुल डरना नहीं है, गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पहला ही लेक्चर है आपका एंट्रांस का, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो गलतियां होना तो बनता है, हो सकता है, लेकिन गलती करने से हमको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखने वाले हैं। अगर आप गलती करने से डरोगे ओके तो सीखने का चांस बहुत कम होगा। तो जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग। चलो वेरी गुड, सब लोगों के आंसर्स आ गए हैं और सब लोगों ने करेक्टली आंसर किया है। हमको पता है रॉबर्ट हुक डिटेक्टेड द सेल्स इन कॉर्क। ही टुक अ सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का सेक्शन लिया था। ओके, वेयर he observed some honeycomb like patterns। उसको कुछ ऐसे हनीकोम जैसे पैटर्न्स देखने को मिले। ओके, एक्चुअली ये जो हनीकोम लाइक पैटर्न है विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट, और लैटिन लैंग्वेज में कंपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, सेल्यूला। और इसी सेल्यूला से रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म सेल।
ओके जो सेल ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बताया था मैंने आपको। ओके इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेलुला। सेलुला का मतलब होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट। तो देखो ये कंपार्टमेंट की तरह उसको कुछ दिखा था। ये भी बताया था मैंने आपको कि द स्ट्रक्चर्स विच वेर एक्चुअली ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक आर नथिंग बट द सेल वॉल्स। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे जिन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली क्या था, सेल वॉल था। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसको आंसर करना होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 2। डैश इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो बताओ जल्दी जल्दी। डैश इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। What is that? Is it a virus? Is it a cell? Is it a tissue or is it a organ? देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके और सब लोग आंसर कर रहे हैं इसको। ओके मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही आज हम पहले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसको ज़्यादा डिफिकल्ट या ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे। जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना भी अगर आपने प्रॉपरली रिवाइज कर लिया है तो डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ओके तो वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर किया है इसको। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। हमको पता है सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट ये भी ध्यान में रखना है एक्सेप्ट वायरसेस। किसको छोड़ के? वायरसेस को छोड़ के। क्योंकि वायरस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो ओके तो मैंने शायद बताया होगा आपको, वायरस जनरली हैज एन आउटर प्रोटीन कोट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका प्रोटीन कोट है और अंदर के साइड में होता है उसका जेनेटिक मटेरियल विच इज आइदर डीएनए और आरएनए। तो वायरस सिर्फ दो ही चीजों से बना है, प्रोटीन का कवरिंग होता है बाहर का और अंदर या तो डीएनए या फिर आरएनए। उसमें भी दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। एक ऐसा कोई भी वायरस आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें दोनों के दोनों है, डीएनए भी है और आरएनए भी है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो वायरसेस है दे डू नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ सेल। ये सेल के डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं। एक्चुअली दे आर द असेल्युलर कंपोनेंट्स। ओके तो ये जो क्वेश्चन था सेकंड वाला, इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दैट इज सेल। सब लोगों ने वही आंसर किया है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ओके देख लेते हैं क्या है। ये देखो 3rd नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। द वर्ड सेल वॉज कॉइंड बाय। चलो बताओ, बहुत सिंपल है ये भी। ये जो वर्ड है सेल ये किसने कॉइन किया है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, मार्सेलो माल्फीजी या फिर एंटोन वॉन लिवेनहॉक। 4 ऑप्शंस आपके सामने आपको दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करना है। चलो बता दो। अंजलि का आंसर आ चुका है सबसे पहले, सब लोगों ने आंसर करना है फटाफट। यस बहुत सिंपल है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। ये जो वर्ड की मैं बात कर रहा हूं कौन सा वर्ड है? सेल। किसने कॉइंड किया है? अभी आपने बोला रॉबर्ट हुक, हु ऑब्जर्व अ सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप वेयर ही ऑब्जर्व नंबर ऑफ हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स एंड द स्मॉल कंपार्टमेंट्स आर नेम्ड एज cellula in the Latin language, and from that cellula Robert Hooke coined the term cell. Robert Hooke ने कौन सा टर्म कॉइन किया है आपका? सेल इस टर्म को कॉइन किया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज रॉबर्ट हुक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म सेल हैज बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो वर्ड है सेल ये कहां से हमको मिला है? लैटिन वर्ड से मिला है। मैंने बोला था आपको, अभी बोला, इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इज इट वाइब्रियोस, इज इट टोटस, इज इट सेल्यूला या फिर काइटोस? क्या है? चलो जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करना है इस क्वेश्चन को। सब लोगों के आंसर्स मुझे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में। ओके और ये बहुत ही सिंपल है। ओके मैंने बताया आपको, दिस वर्ड सेल हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेल्यूला। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5।
डैश हैड रिपोर्टेड द सेल्स लाइक ह्यूमन स्पर्म्स, बैक्टीरिया, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एक्सेट्रा थ्रू माइक्रोस्कोपी। आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने इन सेल्स के प्रेजेंस को रिपोर्ट किया सबसे पहले। कुछ एग्जांपल्स वहां पे दिए, ह्यूमन स्पर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, आरबीसीज हैं, आपके रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे इनको सबसे पहली बार रिपोर्ट करने वाला साइंटिस्ट कौन है? इज इट एमजे शेल्डन, इज इट रॉबर्ट ब्राउन, इज इट परकिंजी और इज इट एंटोन वॉन लिवेनहॉक? चलो क्या बात है, सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोग आंसर कर रहे हो। ओके सो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है यहां पे, मतलब अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आप लोगों ने प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया है। ओके मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है किसी से। ओके सब लोग एक ही आंसर दे रहे हैं, तो चलो बाकी के लोग भी आंसर करो। इसको थोड़े कम लोगों ने आंसर किया है, बाकी के लोगों ने भी आंसर करना है। चलो आंसर कर दो जल्दी जल्दी। यस वेरी गुड। चलो बहुत सिंपल है, ये जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्पर्म्स, बैक्टीरिया और आरबीसीज, दे वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एंटोन वॉन लिवेनहॉक। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। डैश हैड डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स। ये तो भाई कल के लेक्चर में ही पढ़ा है हमने, लास्ट जो लेक्चर था न्यूक्लियस को हमने देखा था डिटेल में। तो कौन से साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, उसको नाम भी दिया है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एमजे शेल्डन या फिर टीएस श्वान? चलो कौन बताएगा इसका आंसर फटाफट? ओके संस्कृति को बी लग रहा है। संस्कृति एक बार देख लो, वापस ऑप्शंस को पढ़ो आराम से। चलो बोलो जल्दी जल्दी क्या आएगा? बहुत सिंपल है ये भी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बहुत सिंपल लगेंगे, इतना गारंटी है। ओके यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेरी सिंपल। ओके इफ यू हैव अटेंडेड द लेक्चर्स रेगुलरली, ओके यू हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, नोट्स आपने बनाए हैं, नोट्स आपने पढ़े हैं, लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड किया है, तो दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल। और यहां पे तो अभी मोस्टली हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था कौन से साइंटिस्ट ने? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट है जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, नाम भी दिया है समथिंग अराउंड इन 1831। नहीं आरीश, रॉबर्ट हुक ने सेल को इंट्रोड्यूस किया है। वर्ड सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की अगर बात कर रहे हो तो इट वाज बाय रॉबर्ट ब्राउन। दो अलग अलग साइंटिस्ट है, दोनों की काम भी अलग है, इनको प्रॉपरली आपको ध्यान में रखना है। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 7। साइटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। यस चलो बोलो, साइटोलॉजी किसका स्टडी है? ये हमने पढ़ाया था आपको। यस चलो बोलो जल्दी जल्दी। अरीश नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं है न्यूक्लियस के लिए, एक बार पढ़ो बेटा, वापस वापस आप वही गलती कर रहे हो, एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपका कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। नहीं है, रॉबर्ट हुक ने सेल को इंट्रोड्यूस किया है, आपको न्यूक्लियस पूछा था, तो न्यूक्लियस वॉज बाय रॉबर्ट ब्राउन। चलो इसको आंसर करो नंबर 7 को। साइटोलॉजी किसका स्टडी है? टिश्यूज का, ब्लड का, सेल्स का या फिर मसल्स का? ओके मैंने आपको बताया था इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स। ओके तो ये जो आपका क्वेश्चन है, यहां पे देखो ये जो वर्ड है साइट, साइट का मतलब होता है सेल। साइट का मतलब क्या होगा? सेल। और दूसरा जो वर्ड है हमारे पास कौन सा है वर्ड? लॉगस। लॉगस का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। ओके तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे साइट और लॉगस को, तो क्या बन जाएगा? साइटोलॉजी। ओके एंड इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? सेल्स। जब आप सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शंस को, सेल ग्रोथ, इन सारी चीजों को स्टडी करते हो, तो सेल से रिलेटेड कोई भी स्टडी होगा तो दिस टाइप ऑफ स्टडी विल बी नोन एज साइटोलॉजी। तो यहां पे हम क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन
सी जो है वो करेक्ट होगा। कुछ और चीजें बता देता हूं, यहां पे आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में टिश्यूज, द स्टडी ऑफ टिश्यूज विल बी कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज के स्टडी को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी ऐसा बोला जाता है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी या लॉगस का मतलब हमेशा सेम रहेगा बायोलॉजी में, वो कभी नहीं बदलेगा। ओके, और वो होगा साइंटिफिक स्टडी। उसके बाद ब्लड, द स्टडी ऑफ ब्लड विल बी कॉल्ड हिमेटोलॉजी। अगर आप ब्लड का स्टडी कर रहे हो तो ऐसे स्टडी को क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजी ऐसा बोला जाता है। आपने कहा सेल, सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, वो तो पता है। लास्ट में दिख रहा है मसल्स, द स्टडी ऑफ मसल्स कैन बी कॉल्ड मायोलॉजी। ओके, मसल्स के स्टडी को हम मायोलॉजी ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं, ये फ्यूचर में आपको काम में आ सकते हैं, ध्यान में रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, डैश हैज कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये टर्म किसने इस्तेमाल किया है? यस, हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है ये हमको पता है। दिस इज द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म ऐसा बोलते हैं। ओके, भूमि को ए लग रहा है, जेई परकिन जी। बाकी के लोगों को क्या लग रहा है? हर्षल को भी वही लग रहा है। थोड़ा सा सोचो, जो लोग आंसर ए कर रहे हैं इसके लिए। यस, थोड़ा सा मैं यहां पे क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूं। ओके, देखो मैं क्या चेंजेस करता हूं। एक चीज यहां पे मिसिंग है। ओके, सबसे एक्चुअली ये जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, दो अलग अलग साइंटिस्ट है। ओके, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपके साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है, परकिंजी एंड वॉन मोल। ओके, तो परकिंजी हैज कॉइन्ड दिस टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के लिविंग सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म ये नाम किसने दिया है? परकिंजी नाम के साइंटिस्ट ने। और जो प्लांट सेल का लिविंग सब्सटेंस है उसको प्रोटोप्लाज्म ये वर्ड जो है वो किसने इस्तेमाल किया है? वॉन मोल नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म ये टर्म किसने कॉइन किया है, ना तो यहां पे अभी एनिमल सेल मेंशन है ना तो प्लांट सेल मेंशन है। ओके, उस टाइम पे आपका आंसर जाना चाहिए वॉन मोल, परकिंजी नहीं है। वॉन मोल जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये आपको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है। अगर स्पेसिफिकली पूछते हैं कि एनिमल सेल्स के लिए किसने अप्लाई किया तो आएगा आंसर जेई परकिंजी। अगर प्लांट सेल के लिए पूछते हैं तो आपका आंसर आएगा वॉन मोल। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डैश अप्लाइड द नेम प्रोटोप्लाज्म टू द कंटेंट्स ऑफ प्लांट एम्ब्रियोनिक सेल। चलो वही क्वेश्चन आ गया। अभी आपसे ये पूछा गया अभी कि ये प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो एम्ब्रियोनिक प्लांट सेल्स के कंटेंट के लिए किसने सबसे पहली बार यूज किया? वॉन मोल, जेई परकिंजी, रॉबर्ट हुक या फिर नन ऑफ दीज? बहुत सिंपल है। अभी चलो मैं इसका आंसर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी भी कुछ बच्चे मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। हाँ चलो, भूमि का कंफ्यूजन दूर हो गया है शायद। वेरी गुड भूमि, यू आर बैक ऑन ट्रैक नाउ। ओके, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर प्लांट्स के लिए पूछा जाएगा तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? वॉन मोल। ओके, और अगर आपको पूछ रहे हैं कौन से सेल्स के लिए? एनिमल सेल्स के लिए, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा जेई परकिंजी। तो फिलहाल हमको प्लांट सेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, द करेक्ट आंसर विल बी वॉन मोल। एक्सट्रीमली सॉरी, प्लांट्स के लिए कौन होगा? वॉन मोल होगा। तो सब लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, डैश हैड सेड दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कौन से साइंटिस्ट ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है, प्रोड्यूस होती है? सिंपल है बहुत ये भी। रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद है रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन बी में दिख रहा है हमको, वॉल्डेयर, और नीचे दिख रहा है श्वैन। चलो कितना सिंपल है देखो ये। नहीं हरीश आप कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये परकिंजी वाला क्वेश्चन तो बहुत चला गया। हरीश आप अगर पीछे चल रहे हो तो लेक्चर्स को थोड़ा आगे बढ़ा लो। शायद आप, मुझे लगता है कि आप लैगिंग में हो, लेक्चर के पीछे हो, पिछले क्वेश्चंस देख रहे हो आप।
ओके, टाइम को मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 इज गोइंग ऑन। यस, चलो वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हैं इसको और सब लोगों ने करेक्टली आंसर किया है। ये जो स्टेटमेंट है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस वाज फर्स्ट गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम का साइंटिस्ट है, इसने 1858 में ये स्टेटमेंट दिया है दैट ऑल सेल्स अराइजेस ओनली एंड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सेल जो है वो ऐसी कोई जादू नहीं है कि सेल बन जाएगी, ऑलरेडी एक सेल जो है वो प्रेजेंट होगी, यही सेल डिवाइड होके नए सेल्स बनेंगे। सो एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही प्रोड्यूस होगी एंड दिस इज ऑल एंड ऑल पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थियरी स्टेट्स दैट। अभी तक आपने जितने भी साइंटिस्ट की बात की है, जैसे रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक, ओके, शायद आपको शेल्डन और श्वान भी पता होंगे। ओके, शेल्डन और श्वान ने दोनों ने एक कॉमन स्टेटमेंट दिया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स। और फिर ये शेल्डन, श्वान, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक, लिवनहॉक, इन सब का काम जो है वो कंबाइन करके एक थ्योरी बनी थी, सेल थ्योरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल डॉक्ट्राइन। तो उस सेल थ्योरी का जो मॉडर्न वर्जन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे। तो क्या क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट दिया है सेल्स आर सिमिलर इन देयर केमिकल कंपोजिशन। करेक्ट है, ये स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है, ये सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है आपके। सेल्स आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, सेल्स खुद के डुप्लीकेट कॉपीज खुद बनाते हैं, ये भी सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है। एंड सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ यूर सेल थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सब लोगों ने करेक्टली आंसर किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेल ओरिजिनेट। सेल कहां से ओरिजिनेट होती है? देखो एक ही कंसेप्ट है, लेकिन उसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है अलग अलग टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंसेप्ट यही है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो वो सेल थ्योरी के स्टेटमेंट्स में भी आता है, वो किसने कॉइन किया वो भी पूछा गया है। अभी वो दूसरी तरह से पूछ रहे हैं आपको, सेल कहां से ओरिजिनेट होता है? बाय बैक्टीरियल फ्रैगमेंटेशन, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम अबायोटिक मटेरियल, या फिर बाय रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल। चलो क्या आएगा? प्रणीत को डी लग रहा है। प्रणीत ऐसा कुछ नहीं है, ओल्ड सेल का रीजनरेशन नहीं होता है बेटा। अभी तो मैंने बताया आपको, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये यूनिवर्सली ट्रू है सारे सेल्स के लिए। ओके, ये चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? बहुत सिंपल है, इफ आई एम स्टेटिंग दैट ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 12, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर है 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। चलो क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ सेल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज। ये भी मैंने बताया था आपको, a single plant cell has the ability to develop into an entire new plant। पहले चैप्टर में या पहले लेक्चर में ही बताया था मैंने आपको ये। ओके, एक सिंगल प्लांट सेल से एक पूरा नया प्लांट बन सकता है। तो ये जो एबिलिटी है सिंगल प्लांट सेल की टू डिफरेंशिएट इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, माइटोसिस, टोटीपोटेंसी, या फिर मियोसिस। बोलो क्या आएगा आंसर? जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है। सब लोगों ने आंसर किया है और सब लोग करेक्टली आंसर कर रहे हैं। ओके, बहुत खुशी की बात है, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को लग रहा है चैप्टर को प्रिपेयर किया है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है किसी भी कंसेप्ट में। ओके, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपने प्रॉपरली पढ़ी हुई है। ओके, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? टोटीपोटेंसी। व्हाट इज द नेम गिवन? इट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर 13, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो ये देखते हैं कौन सॉल्व करता है। द वर्ड टोटीपोटेंसी, टोटस मीन्स, ये जो वर्ड है टोटीपोटेंसी, इसमें जो टोटस है उसका मतलब क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटस? पार्शल, एंटायर, पावर या एनर्जी? चलो आंसर करो इसको। क्या बात है, ओके। आंसर्स आ रहे हैं सब लोगों के, अच्छी तरह से आ रहे हैं। यस, अगर आपको टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन पता है तो आंसर भी पता हो जाएगा, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन बताई मैंने आपको, एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू डेवलप इनटू एन एंटायर और कंप्लीट न्यू प्लांट। देखो डेफिनेशन में आंसर आ जाता है। रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू डेवलप इनटू एन एंटायर न्यू प्लांट और अ कंप्लीट न्यू प्लांट विल बी नोन एज टोटीपोटेंसी। ओके, तो ये जो है इसका मीनिंग क्या होगा? एंटायर होगा। टोटस का मतलब होता है एंटायर, कंप्लीट, ओके, होल, ऐसा बोल सकते हैं इसको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Which cells are used as a stem cells? कौन से सेल्स को आप स्टेम सेल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? अभी मैंने आपको बताया टोटीपोटेंसी का मतलब, एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू प्लांट। उसी तरह मैंने आपको समझाया था एनिमल्स में एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सिंगल एनिमल सेल टू डेवलप इनटू एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एक सिंगल एनिमल सेल जो है वो बॉडी के एक पूरे ऑर्गन में डेवलप हो सकती है, और ये जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी इज देयर इन द स्टेम सेल्स। ये एबिलिटी कौन से सेल्स में प्रेजेंट है? स्टेम सेल्स में। और एनिमल बॉडी में ये स्टेम सेल्स सिर्फ दो ही जगह पे पाए जाते हैं। या तो वो हो सकते हैं कौन से सेल्स? एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, या तो यू कैन हैव द सेल्स ऑफ योर बोन मैरो। कौन से सेल्स ले सकते हैं हम? बोन मैरो के सेल्स ले सकते हैं। बोन मैरो में भी स्टेम सेल्स होते हैं। आपके एम्ब्रियोनिक सेल्स भी कौन से टाइप के सेल्स हो सकते हैं? स्टेम सेल। तो यहां पे देखो बोन मैरो तो हमको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं आपके एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स। भूमि, ओके, थोड़ा सा एक बार चेक कर लो इसको। ये एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल्स है। ब्लड सेल्स आर नॉट स्टेम सेल्स। ब्लड सेल्स को हम स्टेम सेल्स नहीं बोल सकते बेटा, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, नंबर 15 वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर थ्रू। बोलो, चलो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास होगी? टिश्यूज की मदद से, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, जीन्स की मदद से, या प्रोटोप्लाज्म की मदद से? चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, ओके। सब लोग इस पार्ट को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा होप कर रहा हूं मैं, ओके। बोलो जल्दी जल्दी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस लाया हूं मैं आज आपके लिए, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूं, क्योंकि ये आपका बहुत पहला लेक्चर है, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंट्रांस, ओके। तो इसको हम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ओके। और एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, बहुत सिंपल ही होता है। अगर हम प्रॉपरली कंसेप्ट को समझते हैं, प्रॉपरली स्टडी करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ये इतना ही एंजॉयबल होगा, इतना ही इंटरेस्टिंग होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। चलो, वेरी गुड, सब लोगों के आंसर्स आ चुके हैं एंड द आंसर इज वेरी वेरी राइट। सबका आंसर करेक्ट है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? आपके जीन्स करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन आपको यहां पे पूछना चाहता हूं, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट आर जीन्स? एग्जैक्टली जीन्स क्या होते हैं? चैट बॉक्स में आप टाइप करके डाल सकते हो आपका आंसर। यस, एग्जैक्टली जीन किसको बोला जाता है? एनीबडी? इससे अपार्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हम, डोंट वरी, लेकिन बिफोर दैट एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज और व्हाट आर जीन्स? एग्जैक्टली जीन होता क्या है? कोई बताएगा मुझे? ट्राई करो, देखते हैं आपके क्या कंसेप्ट है जीन के बारे में। वापस एक बार बोल रहा हूं, गलती होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर देने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
यस, एनीबडी? व्हाट इज और व्हाट आर जीन्स? आई एम स्टिल वेटिंग. चलो, मुझे लग रहा है कोई टाइप कर रहा होगा तो मैं वेट कर लेता हूं. इट इज अ फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. क्या बात है वेदांत. ओके, डेफिनेशन तो बहुत ही परफेक्ट लिखा है आपने, बहुत ही परफेक्टली आंसर किया है. ओके, लेकिन एग्जैक्टली किसको जीन बोलेंगे हम? ये कहां पे होता है, बॉडी में या सेल में? ये कहां पे होता है? यस, भूमि कह रही है जीन्स आर द मीडियम थ्रू विच हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड. वेरी गुड भूमि, क्या बात है, सही आंसर है. बोल सकते हैं हम, जीन्स आर द मीडियम थ्रू विच हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. चलो, और किसी को कुछ कहना है? यस, मुझे जो आंसर चाहिए था वो एक्चुअली मिल चुका है. ओके, एक्चुअली जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए की एक छोटे पीस को, एक सेगमेंट को क्या बोल सकते हैं हम? जीन ऐसा बोल सकते हैं. तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए. वेदांत ने भी बोला है, भूमि ने भी बोला है. क्या बात है, वेरी गुड. ओके, चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हम. ओके, बाकी के लोगों को भी आई थिंक समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली जीन होते क्या है. सो दे आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. ओके, चलो 17 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Which part of the cell divides first during cell division? जब सेल डिवाइड होती है. वेरी गुड, चलो इसको आंसर करो अभी. सेल जब डिवाइड होगी तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? इज इट अ प्रोटोप्लाज्म, इज इट अ सेल वॉल, इज इट अ न्यूक्लियस और इज इट अ माइटोकॉन्ड्रिया? फटाफट आंसर कर दो इसको भी. ओके, जल्दी जल्दी डाल देना है आंसर आपका. प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया. क्या होगा? बहुत सिंपल है. जब सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले डिवाइड होता है न्यूक्लियस एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. ये ध्यान में रखो. ओके, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म एंड व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. दोनों टर्म्स याद रखने आपको. आम सेल डिवीजन नाम का एक चैप्टर है, वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे बहुत अच्छी तरह से. बहुत इंटरेस्टिंग है, सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है आपके बायो का. ओके, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलना है? कैरियोकाइनेसिस. और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलना है? साइटोकाइनेसिस. ऐसा बोलना है, सिंपल. करेक्टली आंसर किया है सब लोगों ने. सबसे पहले डिवाइड होने वाला है न्यूक्लियस. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 18. द ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. चलो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी है उसको क्या बोलोगे? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. मुझे तो लगता है इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा. मैं ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं रुकने वाला हूं. ओके, जल्दी जल्दी बता दो. यस, क्या आएगा? द ऑर्गेनिजम्स इन विच द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. एक ही सेल से बॉडी बनी है. प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर. व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस? ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन. वापस बोल रहा हूं मैं, सिंपल से क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं. धीरे धीरे हम इसकी लेवल बढ़ाएंगे. ओके, आज तो हम बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं. वी आर रनिंग और वी आर गोइंग फॉर द फाउंडेशन. ब्रिज कोर्स फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम. ओके, तो बेसिक बेसिक बहुत ही बेसिक चीजों के ऊपर क्वेश्चंस भी है, टॉपिक्स भी है. और ये करेक्ट है. अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेल्युलर. If it is made up of many cells, it is called multicellular. Nucleus well develop होगा तो eukaryotic. Nucleus well develop नहीं होगा तो prokaryotic. ये पता है सब लोगों को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आप. नंबर है 19. आंसर करना है फटाफट इसको. In multicellular organisms, which type of cell division gives rise to the tissues? चलो बताओ. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कौन सा डिवीजन का टाइप है जिससे टिश्यूज बनते हैं? ओके, सेल्स डिवाइड होते हैं और टिश्यूज बनते हैं. ओके, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं. तो क्या वो मियोटिक डिवीजन है, क्या वो माइटोटिक डिवीजन है, प्रीजाइगोटिक है या पोस्टजाइगोटिक है? बेसिकली तो डिवीजन के दो ही मेन टाइप है, माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, तो शायद ये आप लोगों को पता होगा. बाकी के लोगों ने भी आंसर करना है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. यस, बता दो क्या आएगा आंसर. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में
कौन सा डिवीजन है जो टिश्यूज फॉर्म करेगा? माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस को ही बोलते हैं मियोटिक और माइटोसिस को बोलते हैं माइटोटिक। तो कितना सिंपल है देखो ये। यस, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका किस टाइप का डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन। ओके, माइटोटिक डिवीजन का मतलब है माइटोसिस। ये ध्यान में रखना है, दिस माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, कोई इंजुरी है तो उसका रिपेयर अगर होता है तो वहां पे माइटोसिस इन्वॉल्व है। कुछ लोग बोलेंगे सर मियोसिस कहां पे होता है? तो मियोसिस इज जनरली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स लगते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां पे रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। रिप्रोडक्शन किसकी मदद से होता है? स्पोर्स की मदद से। तो ये स्पोर के फॉर्मेशन में भी कौन इन्वॉल्व हो सकता है? मियोसिस की प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल तो इसको सबने करेक्टली आंसर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर है 20। टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने शायद आपको बहुत बेसिकली बताए होंगे। सबसे बेसिक यूनिट जो है बॉडी का वो क्या होता है? सेल। ओके, द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज। सेल के ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यूज ऐसा बोलते हैं। टिश्यूज का जब ग्रुप बनेगा, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज गोइंग टू फॉर्म द ऑर्गन। ओके, ऑर्गन के ग्रुप से बन जाएगी आपकी कोई ऑर्गन सिस्टम, और फिर इस ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बनता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मोस्ट बेसिक पार्ट। द मोस्ट बेसिक यूनिट इज सेल। सेल के ग्रुप को बोलना है टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप को आपको बोलना है ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को बोलेंगे हम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद आ जाएगा आपका ऑर्गेनिज्म। ओके, तो चलो ये जो है यहां पे करेक्ट आंसर, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म आपको पूछा गया है। ओके, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपके ऑर्गन्स। सिंपल है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म। चलो ये तो बहुत सिंपल है। अभी ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे, या फिर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे? यस, टिश्यूज कंबाइन होके बना था ऑर्गन। अभी ऑर्गन कंबाइन होके क्या बनेगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। चलो मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर करना है। यस, जल्दी जल्दी बोल दो क्या है। चलो सब लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के आंसर्स मुझे यहां पे नहीं दिख रहे हैं। यस, चलो वेरी गुड। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म होने वाली है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, यहां पे करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। ओके, एंड दैट आंसर इज योर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो थोड़ा सा यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। ईच सेल इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। ये मैंने आपको सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल नाम का एक टॉपिक था, अगर याद होगा आपको। ओके, तो उसमें मैंने बताया था हर सेल को कवर किया होता है किसने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स या ग्लूकोज? यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिख रहा है। किसी को सी लग रहा है, किसी को ए लग रहा है, किसी को बी लग रहा है। ओके, क्या आएगा आंसर? प्रॉपरली आंसर करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यस, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताना है, बोलो फटाफट।
हर सेल को किसने कवर किया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? ये आपको पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लिपोप्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, सैंडविच की तरह अरेंजमेंट होता है। ऊपर और नीचे लिपिड के 2 लेयर होते हैं और दोनों के बीच में होते हैं प्रोटीन्स। ओके, तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स। चलो 23 नंबर को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल की जो अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स के 2 कैटेगरीज कौन से हैं? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और इज इट वायरस एंड बैक्टीरिया? यू हैव टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रासेल्युलर का मतलब सेल के अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से कितने 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? क्या वो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ये 2 टाइप हो सकते हैं, या तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये 2 टाइप हो सकते हैं, या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हो सकते हैं, या फिर वायरसेस एंड बैक्टीरिया? बहुत सिंपल है। क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलना है। चलो आंसर करो इसको फटाफट। यस, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उसका आंसर भी है, और ये हम सबको पता है। इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखते हैं, अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा तो यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा बोला जाता है। तो जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्हीं 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट होने वाला है, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, तो चलो ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है 24, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड। चलो ये बहुत सिंपल है, अभी थोड़ा कंफ्यूज करने को दिया है आपको। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के बाहर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब मैंने बता दिया आपको, न्यूक्लियस के बाहर वाली जो चीज है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। तो ऐसे प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट? यस, हर्षल ने आंसर किया है, ऋतुजा ने भी किया है। ऋतुजा को लग रहा है सी। ऋतुजा एक बार देखो। नहीं, सब लोग सी बोल रहे हैं। भूमि को बी लग रहा है, मानसी को सी लग रहा है, और किसी को कुछ कहना है? ये तो बहुत सिंपल है। चलो कुछ लोगों ने आंसर डिलीट भी कर दिए हैं। डिलीट मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इफ यू आर गेटिंग इट रॉन्ग एब्सोल्युटली नो इशू। गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप सेल की बात कर रहे हो, ओके 24 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे हम। सो ये अगर आपकी सेल है, ओके, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, कल ही हमने देखा है, सपोज ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर वो न्यूक्लियस के बाहर होगी, ओके, तो डेफिनेटली उसको क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म। कितना सिंपल है देखो। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के बाहर। तो अगर वो न्यूक्लियस के बाहर है तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस के अंदर होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म। दोनों को कंबाइन करके प्रोटोप्लाज्म फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नंबर है आपका 25। चलो, dash produced within a cell determines the form and structure of cell. This is once again from the characteristics of cell. अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। यहां पे मैंने वो पॉइंट मेंशन कर दिया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको यहां पे नहीं देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपके नोट्स में नहीं है। एवरीथिंग इज देयर। थोड़ा सा 25 को अभी आंसर करना है। चलो बताओ, 25 का आंसर बताओ अभी क्या है? सागर को डी लग रहा है। नहीं सागर, देखो एक बार क्या है। सेल के अंदर कौन सी ऐसी चीज बन रही है जो सेल के फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटोप्लाज्म? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल डिवाइड या फिर
प्रॉपरली रिवाइज नहीं किए आप लोगों ने। क्या आएगा बोलो जल्दी जल्दी, चलो। चेतन का आंसर आया हुआ है, बाकी के लोगों ने भी आंसर करना है। क्या लग रहा है आपको? यस, सिंपल है। ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था डायरेक्टली कि द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द सेल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एज वेल एज द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आपके सेल का जो फॉर्म और स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करने का काम जो है वो कौन करता है? आपका प्रोटीन करता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो करेक्ट होने वाला है। ओके, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नंबर है 26। द वर्ड प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स, चलो ये तो मैंने बहुत बार आपको स्प्लिट करके सब कुछ समझाया हुआ है। जो वर्ड है प्रोकैरियोटिक, उसमें प्रो का मतलब क्या होता है? इज इट प्रोस्थेटिक, इज इट प्रिमिटिव, इज इट प्रोटीनेशियस और इज इट नन ऑफ दीज? इसमें से कोई नहीं है। यस, बोलो क्या आएगा? द वर्ड प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक की वर्ड आपके सामने है, इसमें प्रो का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। यहां पे तो अभी सब लोगों के आंसर्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, क्या बात है। चलो, मैंने बताया था आपको ये जो वर्ड है आपका प्रोकैरियोटिक, यहां पे मैंने बताया था आपको द मीनिंग ऑफ प्रो इज प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। दूसरा एक और वर्ड यहां पे है कैरी ऑन, इसको भी दिमाग में फिट कर लो। द मीनिंग ऑफ कैरी ऑन इज न्यूक्लियस। कैरी ऑन का मतलब हमेशा क्या होने वाला है? न्यूक्लियस होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है 26 नंबर का, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इज द आंसर फॉर दिस। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। 27, कोकाई आर। चलो, बैक्टीरिया के कुछ टाइप सिखाए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शेप के हिसाब से मैंने बैक्टीरिया के 4 टाइप्स बताए थे आपको। तो कोकाई जो है वो कौन से बैक्टीरिया है? रॉड शेप, क्वामा शेप, लॉन्ग एंड ट्विस्टेड बैक्टीरिया, या फिर ये होते हैं स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया। कौन से शेप के बैक्टीरिया को बोला जाता है कोकाई? सिंपल है, बहुत सिंपल है। वेरी गुड, सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं एंड आंसर इज वेरी करेक्ट। सब लोगों के आंसर जो है वो बहुत ज्यादा करेक्ट हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का, यहां पे आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया। किस शेप का बैक्टीरिया है? स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है, उसको हम बोलने वाले हैं कोकाई। ओके, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 27। ओके, तो आई थिंक ये सब लोगों को पता है। जो रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है उसको बैसिलस ऐसा बोला जाता है, जो ट्विस्टेड होगा उसको स्पाइरिलम बोलते हैं, क्वामा शेप के बैक्टीरिया को वाइब्रियोस बोला जाता है। चलो 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कैटेगरी है, साइनोबैक्टीरिया नाम है, उसका क्या फंक्शन है ये पूछा गया आपको। जल्दी जल्दी आंसर करना है। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया? टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, टू absorb the moisture, to generate the nitrogen or to release the oxygen। किसको पता है साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होता है? यस, कौन बताएगा आंसर? जल्दी जल्दी। यस, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। सागर को लग रहा है कि नाइट्रोजन फिक्स करना। क्या आंसर आएगा? हर्षल को भी बी लग रहा है, हर्षाली को भी बी लग रहा है, संस्कृति को बी लग रहा है। अरे भाई, साइनोबैक्टीरिया पढ़े होंगे आपने। देखो, ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ध्यान में रखो, इसको हम और डिटेल में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस।
आपके जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हम सबको पता है 78% नाइट्रोजन है, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, बट दिस नाइट्रोजन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एयर, क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव है, स्टेबल है पूरा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, तो प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को NO3- नाइट्रेट आयन या NO2- नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्जन जो है दिस इज डन बाय साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, चलो 29, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स आर, ऐसे कौन से प्रोकैरियोट्स है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? ईस्ट, म्यूकर, ब्लू ग्रीन अलगी, येलो वेन मोजैक वायरस। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। विच फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट इज देयर? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ढूंढना है कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहा है। नाम में ही आंसर है, नाम में ही आंसर है। वापस एक बार बोल रहा हूं, फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म करना है तो ग्रीन कलर का पिगमेंट चाहिए। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल है वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो राइट आंसर होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 29। ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, करेक्ट आंसर जो है वो होगा ब्लू ग्रीन अलगी। ओके, चलो आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डैश हेल्प्स इन क्लिंगिंग टू द सपोर्ट इन बैक्टीरिया। यस, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लिंगिंग मतलब किसी सरफेस पे अगर उसको अटैच होना है, अटैचमेंट को बोल सकते हैं हम क्लिंगिंग, तो उसमें कौन मदद करता है? फ्लैजेला, सिलिया, फिम्ब्री या पैरापोडिया? बताओ क्या आएगा। सिंपल है बहुत। नहीं, फ्लैजेला नहीं है ऋतुजा, फ्लैजेला मदद करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट, लोकोमोटरी फंक्शन होता है फ्लैजेला का। नहीं, ए आंसर नहीं है। जो लोग आंसर कर रहे हैं ए, फ्लैजेला इज फॉर लोकोमोशन, रिमेंबर वेल। फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए है, वापस एक बार बता रहा हूं। अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्री, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फिम्ब्री ऐसा बोला जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ओके, तो ये था आज का आपका लेक्चर, ओके, रिगार्डिंग सम ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उस लेक्चर में भी हम इसी चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। वापस एक बार मैं बोल रहा हूं कि आपको जो नोट्स मैंने दिए हैं वो नोट्स एक बार आपके नोटबुक में लिखो, उसको कंप्लीट करो, ओके, उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो। इस टॉपिक के सारे लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जिन लोगों ने थोड़ा देरी से ज्वाइन किया है, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है उन लेक्चर्स को देखो, ओके। और मैं बोल रहा हूं अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, किसी को अगर कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो। आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा सब लोगों को। चलो जल्दी जल्दी। Yes, Rutuja, I'm going to send these MCQs, but after the completion. 2-3 लेक्चर और हम इन MCQs को डिस्कस करेंगे, और फिर इसका एक PDF फाइल है, उसमें अंदर ऑलमोस्ट 200 MCQs आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, तो वो प्रैक्टिस शीट जो है वो मैं आपके ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, जिससे आप घर पे भी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। सो ये आपके ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे फॉर श्योर, लेकिन ये मेरे लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद आएंगे। ओके, और 2-3 लेक्चर लेंगे हम ऐसे, और फिर उसके बाद मैं आपके ग्रुप के ऊपर इसका PDF सेंड कर दूंगा। तब तक आपका काम है नोट्स को कंप्लीट करना, उसको रिवाइज करना, सिंपल। तो ये करते रहो। अगला जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए यहां पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।